सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं डॉक्टर फ़िज़ा खान और मैं हूं पाकिस्तान। दस्तूर पाकिस्तान के हाथों से 26वीं तरमीम की मेहंदी उतरी नहीं थी कि अब 27वीं तरमीम की बातें होने लगी हैं। 26वीं तरमीम की मंजूरी में हुकूमत को जो पापड़ बेलने पड़े थे, जिस तरह मौलाना फजलुर रहमान ने हुकूमत की दौड़ें लगवाई थी और जिस तरह मिन्नतों मुरादों के बाद बाकायदा पार्लियामान के नंबर्स पूरे होने में मतलूबा वोट पूरे किए गए, उसके बाद ख्याल ये था कि हुकूमत एक अरसा तक किसी तरमीम का शायद सोचेगी भी नहीं। लेकिन ना सिर्फ सोचा जा रहा है बल्कि ये कहा जा रहा है और मुलाकातें भी हो रही हैं, यानी दस्तूर के हाथों पर 27वीं बार भी मेहंदी रचाई जाएगी। और ये कितना मुश्किल काम है, इसका अंदाज़ा 26वीं तरमीम किया जो क्रेडिट लेने वाले हैं उनको होगा, जो शायद कहीं बैठे मुनीर न्याजी का ये शेर दोहरा रहे होंगे। एक और दरिया का सामना था मुनीर मुझको, मैं एक दरिया के पार उतरा तो मैंने देखा। अब देखना यह है कि 27वीं तरमीम का जो दरिया है वो कैसे पार होगा। पीटीआई ने वाज़े दो टोक अंदाज में कह दिया है कि तरमीम 27वीं हो या फिर 28वीं, हम मुखालिफत करेंगे। जेयूआई भी सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार कर रही है। और फिर सबसे बढ़कर यह कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने 26वीं तरमीम का सेहरा जिस काजी के सर बांधा था, अब वो काजी साहब भी नहीं रहे हैं। ये सूरत हाल 27वीं तरमीम की आबियारी के लिए कितनी मुनासिब है और हुकूमत इतनी जल्दी में आखिर क्यों है? क्या जो सिविलियंस के मुकदमात हैं फौजी अदालतों में चलाए जाएंगे और यह 26वीं तरमीम का कोई जो नक्स है वो दूर करना है? आखिर मामला है क्या? आज के प्रोग्राम में इसके बारे में बात करेंगे। अजीज मेहमान मौजूद हैं, खुरम हमीद रोखड़ी साहब, रहनुमा इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी, बहुत शुक्रिया सर तशरीफ लाने के लिए। और कादिर मंदोखेल साहब पीपल्स पार्टी से हमारे साथ मौजूद, का भी बहुत शुक्रिया सर ज्वाइन करने के लिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अजहर सदीक साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। आप दोनों की इजाज़त से, क्योंकि अजहर सदीक साहब पीटीआई को रिप्रेजेंट भी कर रहे हैं जो कि 26वीं तरमीम की मुखालफत खुलकर कर रहे हैं और साथ ही माहिर कानून भी हैं और पार्टी में भी हैं, तो उनसे ज़रा समझ लेते हैं कि आखिर मामला है क्या। अजहर सदीक साहब, मैं आपसे शुरू करना चाहूँगी चूँकि आप कानून पे भी गहरी नज़र रखते हैं और पीटीआई के साथ भी मुंसलिक हैं। 26वीं तरमीम और उसके बाद 27वीं तरमीम की आवाज़ें जो बुलंद हो रही हैं और 26वीं तरमीम पर आप लोग जो खुलकर मुखालिफत कर रहे हैं, 27वीं तरमीम अगर आती तो फिर क्या आपका रद्द-ए-अमल होगा? बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा। बुनियादी तौर पर तो हम एक इस पार्लियामान का ही वजूद हम तस्लीम नहीं करते फॉर्म 45 और 47 के हवाले से कि जब तक उसका अपीलें नहीं सुनी जाती, इलेक्शन पिटीशन नहीं हो जाती, कोई रिजल्ट नहीं आ जाता, तब तक तो समझ आए कि हर एक को पता है कि 18 सीटों से लेकर किस तरह के। दूसरी जो मेन वजह है, बिल्कुल हम आइन तरमीम करने के हक में हैं, लेकिन वो तरमीम जो अवाम के लिए हो, जो जिसका फायदा बराह रास्त अवाम को हो, उन तरमीम का नहीं कि जिनका मकसद न सिर्फ पर्सन स्पेसिफिक है बल्कि अब तो राना सनाउल्लाह वगैरह के जुबान के मुंह से अल्फाजों की अदायगी भी हो चुकी है। और वो एक बुनियादी वजह है कि ये वही तरमीम है कि जिसका पता किसी को नहीं था, कागज हाथ में पकड़ाया गया, स्याह कागज, और आजम वजीर तार ने कहा इसका तो मुझे भी पता कुछ नहीं था। अब उसके बाद चले आ गई, मान लिया आ गई। इस तरमीम के ऊपर कितने की बहस हुई है, आपने यानी पीपल्स पार्टी क्रेडिट लेती है। मैं हैरान होता हूं इस बात का, नहीं किसी ने लिया तो मैं चैलेंज करता हूं कि जब 18वीं तरमीम हुई थी, इन तमाम टॉपिक्स के ऊपर बाकायदा इनके पास बहुत मेजॉरिटी थी और डिस्कशन हुई, डिस्कशन होके ये रद्द कर दी गई। उसकी वजह है कि ये पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर में फिट ऑन नहीं होती थी। हमने इसमें से चले मौलाना फजलुर रहमान आगे बढ़े और उन्होंने कहा कि नहीं, इस हवाले से आपको आगे देना। हमने कहा चले ठीक है, हम फिर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस पे हमने कहा मान लिया, लेकिन इसमें सीनियरिटी होनी चाहिए, ये पिक एंड चूज का नहीं होना चाहिए मामला। लेकिन वो तो इस हद तक चले गए कि उन्होंने क्या 3 काम कर दिए। तो पार्लियामानी कमेटी में सारे का सारा इख्तियार पार्लियामान को दे दिया कि जो चीफ जस्टिस को सेलेक्ट क्यों करेगा, चीफ जस्टिस को सिलेक्ट जी किस कानून के तहत, किस आइन के तहत। 18वीं तरमीम में खुद उन्होंने सीनियर मोस्ट का लफ्ज लिख के ये डिस्कशन खत्म कर दी थी। भाई पार्लियामान मुंतखब करे वजीर आजम को, हमें क्या एतराज है? वजीर आजम सदर को मुंतखब करती है, सारों को करती है, हमें क्या एतराज है? फिर इसके बाद यही बात खत्म नहीं होती है। एक जो सबसे खतरनाक काम किया कि सिर्फ इसमें नहीं, जो 18वीं और 19वीं तरमीम चैलेंज हुई सुप्रीम कोर्ट के अंदर,
तो उस वक्त अदलिया की आजादी का एक मेन एलिमेंट था वो जुडिशल कमीशन की कंपोजिशन के हवाले से। अब जुडिशल कमीशन की कंपोजिशन बड़ी अनोखी की 28वीं तरमीम हो इसलिए हुई है, चूंकि पॉइंट आउट किया है, मैंने ही पॉइंट आउट किया था, सवाल वो ये था कि आईनी बेंच का जो सरबराह है ना वो जुडिशल कमीशन का भी मेंबर होगा एज ए प्रिजाइडिंग जज। अब जुडिशल कमीशन जिसने तैनात करना है आईनी बेंच को, भाई वो तो अभी तैनात नहीं हुआ, वहां में ही है, वो कैसे हो सकता है, वो इसका मेंबर है। यानी एक बना दिया चीफ जस्टिस, एक हो गया प्रिजाइडिंग जज और 3 हो गए इसमें सीनियर जज। ये टोटल अगर मान ली जाए एक पेज पे हो तो ये टोटल बन गए 5 लोग। लेकिन आपने 4 लोग उसमें डाल दिए पार्लियामान के, जो 2 सेनेट से होंगे, 2 नेशनल असेंबली से होंगे। आपने डाल दिया एक बंदा जो है यानी एक अटॉर्नी जनरल और एक वजीर कानून, और फिर हमने अभी एक इसमें होता था कि जज का नॉमिनेटेड रिटायर्ड जज होते थे, उसको भी निकाल दिया, उसकी जगह आपने डाल दिया कोई अकलियत का बंदा होगा कोई। टोटल आपने ओवरकम कैसे कर लिया। मैं तो मानता नहीं कि प्रिजाइडिंग जज तो गवर्नमेंट का ही होगा, लेकिन चले फर्ज करें कि 4 मेंबर हो तो 8 उधर हो जाएंगे, यानी 12 में से अगर देखा जाए तो ज्यादा तादाद चली जाएगी हुकूमत वक्त के पास, तो अदलिया के पास तो छोड़ा ही कुछ नहीं है। यानी वो तमाम जजेस जो तैनात कर रहे हैं वो भी हुकूमत वक्त अपने हाथ में लेगी, यानी जिन हुकूमत के खिलाफ केस। एक और बता दूं अपना ना, एक वजह क्या हुई है, इन्होंने जमीयत उलमा इस्लाम को एक अच्छा लॉलीपॉप दिया कि जनाब हम रिबा खत्म कर रहे हैं, सूद खत्म कर रहे हैं। भाई सूद के फैसले आगे हुए हैं, उसको खत्म करने की बजाय 4 साल प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी में डाल दिया। अब प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी तो एनफोर्सेबल नहीं है, हर एक को पता है, और जब हुकूमत खत्म होगी उसके बाद फिर कोई आईनी तरमीम कर ली जाए और एनफोर्स होना ही नहीं है, वो भी बेवकूफ बना दिया। और अगली जो तरमीम आ रही है उसको इसलिए नहीं मानते कि मिलिट्री कोर्टों के वाले से बकौल शायद काका नवासी के, कि शुरू में तो उन्होंने बड़ा कोर्टों को कहा कि ये सेट असाइड कर दिए हैं, लेकिन कहने लगे बाद में हमें एहसास हुआ ये होता तो क्या इस्तेमाल होता। अब तो कोई डाउट रह नहीं किया, अब तो जो हालात सामने आ गए हैं, इन्हें परेशानी की आवाज है, चैलेंज हो गई है। चले कादिर मंदोखेल साहब भी माहिर कानून भी हैं, वो कह रहे होंगे कि अब मेरी तरफ आ जाएं, फिर खुरम रोकड़ी साहब भी हैं। चले पहले कादिर साहब आपकी तरफ आने से मैं जरा रोकड़ी साहब की तरफ चली जाती हूँ। रोकड़ी साहब आपका पॉइंट ऑफ व्यू इस पर क्या, आपकी पार्टी इस पर क्या सोच रखती है? ये जो अजहर साहब बातें कर रहे हैं, जाहिर बात आप इससे डिसएग्री करेंगे किन अल्फाज में? देखिए, अजहर साहब ने जो बातें की हैं ना, वो उनकी अपनी बातों की नफी कर रहे हैं। अच्छा, पहली चीज़ ये है कि मुझे ये बताएं कि क्या किसी की सिलेक्शन का मोस्ट इम्पॉर्टेंट सीट के ऊपर उसकी सिलेक्शन का कोई क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए? एक चीफ जस्टिस नॉमिनेट होता है, महीने के बाद वो रिटायर हो जाता है, 1 महीने के लिए चीफ जस्टिस आपको कबूल है, लेकिन अगर आपको ऐसा दायरा कार जज लगाएं जिसके ऊपर मामला ठीक हों और बेस्ट ऑफ द बेस्ट नॉमिनेट हो, और क्या हमारे मसाइल नहीं है? क्या हम को हैं अमेरिका की लेवल पे पहुंचे? अमेरिका ने भी जाके अपनी जुडिशरी को स्ट्रीमलाइन करने की कोशिश शुरू कर दी है, और उन्होंने भी उसकी उम्रों को खत्म करने के और बहुत सारे मसाइल का शिकार होकर पॉपुलिस्ट बयानिए की वजह से वो भी सोच रहे हैं, अमेरिका सोच रहा है अपनी जुडिशरी के इस्लाहात लाने के लिए। तो आप अगर इस्लाहात लेके आए हैं तो आपको इसमें एतराज क्या है? अच्छा, जो जज बनते हैं साहिबान तमाम, वो कोई डॉक्टर फिजा नॉमिनेट करती है या अजहर साहब ने नॉमिनेट किए हैं? कौन नॉमिनेट करता है? गवर्नमेंट नॉमिनेट करती है। अजहर साहब को नहीं मालूम कि एक जज कैसे 14 साल के वकील बनने के बाद अजहर साहब के जो दोस्त अहबाब हैं कैसे वो हाई कोर्ट के जज बन जाते हैं और कैसे वो एक बेंच के सुप्रीम कोर्ट के जज बन जाते हैं? इनको नहीं मालूम, इसी तरह बनते हैं। तो आज जब आपने एक चीजों को ठीक करने की कोशिश की, अच्छा हुकूमत वक्त इंडिया की है, बीजेपी की हुकूमत होगी, भाई कल आप बैठे हुए थे, आप गवर्नमेंट में हो गए, हो सकता है फिर आप बैठे हो, हुकूमत वक्त होना को आ रहा है। अच्छा, पार्लियामान ने जी तरमीम पास की, नहीं पार्लियामान तरमीम पास ना करे, डीआईजी ट्रैफिक तरमीम पास करेगा, यानी आईजी पुलिस तरमीम पास करेगा। पार्लियामान का काम है कानून साजी करना। अच्छा, अब पार्लियामान पहली दफा अगर तरामीम पास कर रही है और तरामीम लेके आ रही है, आपको और हमें इशू है, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि एमएनए बैठ के वहां पे नाली गली और वो काम करता रहे जो उसके काम है पार्लियामान में करने के, वो ना करे। चौथी चीज ये है कि इन्होंने एक इशारा किया कि आईनी बेंच का और आईनी कोर्ट का। भाई आपका सबसे बड़ा इशू यही है, पिछले 3 साल से 70,000 केसेस हैं, लोग रुल गए हैं जिनके बच्चों के केसेस हैं। वैसे आईनी बेंच और आईनी कोर्ट, मैं वही इस पे जरा रोशनी डाले कि जो बहस मैं वही उसी चीज पे आ रहा हूं हुई थी जब जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का चीफ जस्टिस और तमाम जजेस एक पार्टी की दरखास्तों से ही नहीं निकल पा रहे, 3 साल हो गए।
आमतुन्नास पब्लिक ऑफ बाकी लोगों के पाकिस्तान, केसेस क्या चाहे नहीं वो है, exactly, कोई कारोबारी है या किसी का बेटा कत्ल है, उसको सुनने वाला ही कोई नहीं है। अगर आज आपने ये कहा कि हमारे मसाइल ये हैं कि हमारे लिए एक आईनी बेंच होना चाहिए, हम तो इस बात के कायल थे कि कोई आईनी ठीक बेंच है। नहीं होना चाहिए, आईनी कोर्ट होना चाहिए और इक्वली एक पावरफुल आईनी कोर्ट होना ठीक है। चाहिए। हम तो ये कहते रहे, ठीक बेंच है। शेंच वाली तरफ हम जाते ही नहीं थे। हम तो ये कहते हैं कि आईनी कोर्ट होना चाहिए। तो इसमें क्या इतराज क्या है भाई? एक क्यों एक चीफ जस्टिस ये चाहता है या कुछ पार्टीज ये चाहती हैं कि उनका चीफ जस्टिस आए और उनको सुने, क्यों? अच्छा आ जाए आप मिलिट्री कोर्ट्स, क्यों तकलीफ है भाई आपको मिलिट्री कोर्ट से? आपने क्या किया हुआ है मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर? को आपका केस जाना है? मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर केस उनका जाना है जो कि एक स्पेसिफिक सर ये कोई लंबी डिबेट है। नहीं, मैं इस पे खत्म नहीं, कर सानिया 9 मई फिर कहां स्टैंड मैं वही करता कह है? रहा हूं कि सानिया 9 मई में किस पार्टी का नाम इन्वॉल्व है? नहीं है ना, लेकिन किस पार्टी के हवाले से PTI है। फुटेजेस हैं? PTI तो आपने है। कहा ना फिर वो सानिया 9 मई का केस कहां जाएगा? मैं वही कह रहा हूं ना कि आपने कहा इनका केस जाएगा, फिर सानिया 9 मई का क्या स्टेटस होगा ना, वो केस कहां जाएगा? उसी पे आ जी, रहा जी। हूं कि मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर क्या आपका केस जाना है, मेरा जाना है, मुझे क्या परवाह है? आपको क्या? उन्हीं का ही जाना है ना कि जो वो लाइन क्रॉस करते हैं है। और उन्हें पता है कि ये लाइन क्रॉस नहीं करनी चाहिए, वो चाहते हैं मिलिट्री कोर्ट्स ना हो ठीक है। ताकि हम बाहर से जाके जैसे मर्जी जमानतें कराएं, और फिर ये तहफ़्फ़ुज़ देते हैं उस टीटीपी को जिसको ये लेके आए हैं। असल तहफ़्फ़ुज़ जाता है उन तमाम दहशतगर्द तंजीमों को कि जो मुल्क के अंदर किसी भी खास मकाम के ऊपर कोई भी दहशतगर्दी कार्रवाई करें, आप कहते हैं इनको मिलिट्री कोर्ट्स में ना लेके आए। आप किसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं? आप किसका दिफा कर रहे हैं? आपको क्या इशू है? क्या अजहर सदीक साहब ने हमला करना है किसी कंटोनमेंट के ऊपर? इनको कोई इशू नहीं है, हमें कोई इशू नहीं है। मिलिट्री कोर्ट्स का बनना क्यों था? आपकी और हमारी ये बहस होनी चाहिए कि मिलिट्री कोर्ट्स बननी क्यों है, उनके अंदर केस जाना किसका है? एक आदमी ने गाड़ी चलानी नहीं है, उसको कहो जी तुम्हारा चलान हो जाएगा इसके ऊपर, मोटरवे के ऊपर। भाई वो गाड़ी चलाता ही नहीं है ना, उसे गाड़ी चलानी आती है ना, उसके पास गाड़ी है, उसका कैसे चलान होगा? चलान उसका होगा जो गाड़ी चलाएगा, जो 130 से 190 की स्पीड पे जा रहा होगा, उसका चलान होगा, वो चलान भरेगा। चले मंदोखेल साहब का कमेंट ले लेते हैं, फिर ब्रेक के बाद आके इस पे जरा डिटेल में बात कर लेंगे मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से। मैं अजहर की तरफ भी आऊंगी, लेकिन पहले मंदोखेल साहब आपको शामिल गुफ्तगू कर लेते हैं। मंदोखेल साहब एक पॉइंट तो उनका बड़ा वैलिड है, ये 26वीं तरमीम का वैसे तो चेहरा जो पीपल्स पार्टी ले रही है, बिलावल साहब इसका क्रेडिट ले रहे हैं, फिर 27वीं तरमीम के हवाले से जो बातें हो रही है इस पर भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताते हैं। दूसरा वाकई कि यहाँ पे केसेस इतने ज़्यादा होते हैं लेकिन आम लोगों के केसेस की बारी नहीं आती। हम तो आम लोगों की बात कर रहे हैं। मेरे बड़े फेवरेट एक पॉलिटिशियन थे, बहुत से लोग उनको पसंद करते हैं, भुट्टो साहब, और मैं अक्सर कहती हूँ कि शायद वो सबसे पॉपुलर एक लीडर थे पाकिस्तान की तारीख के। उस वक्त ट्विटर नहीं था, फेसबुक नहीं था, सोशल मीडिया नहीं था, लेकिन उनका जो पॉपुलैरिटी ग्राफ था उस वक्त के लिहाज से बहुत ऊपर था। तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को उनकी शहादत के 45 साल के बाद इंसाफ मिला, तो फिर आम बंदा वाकई क्या सवाल उठाए? जी कादिर मंदोखेल साहब। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर फिजा। पहली बात तो अजहर साहब की बात से मैं इत्तफाक करता हूँ कि पीपल्स पार्टी क्रेडिट ले रही है 26वीं तरमीम की, और आज पूरे पाकिस्तान में हम जश्न भी मना रहे हैं। पार्टी की तरफ से हुक्म है क्योंकि हमने ये सारा सब कुछ करा है, लिहाजा क्रेडिट भी हमें मिलना चाहिए और इसी वजह से हम जश्न मना रहे हैं। पहली बात। दूसरी बात ये कि पश्तो में एक कहावत है कि अर्क खान से नहीं पूछा जाता है। जब 8-10 लाख आबादी का आप MNA मुंतखब करते हो तो फिर उन्हीं के ऊपर छोड़ दे, अर्क खान से हर चौराहे पे नहीं हो रही। अजहर साहब कहते हैं कि तरमीम अगर आवाम के हक में होनी तो मैं नहीं मानता। भैया आप कौन है नहीं मानने वाला? आपसे पूछता कौन है? ठीक है। दूसरी बात उन्होंने क्या कि पार्लियामेंट जो है ना वो पार्लियामेंट के वजूद को, यानी अगर आप अजहर साहब की सारी जुमले अपने स्क्रीन पे लगा ले तो आपके व्यूअर्स देखेंगे कि उसके खुद ही तजाद है। एक तरफ तो कहते हैं पार्लियामेंट को तस्लीम नहीं करते हम, वजूद इतने तस्लीम, दूसरे के अगर आवाम के हक में हो तो हम कर देंगे। तीसरी तरफ मरे जा रहे कमेटियों के मरात लेने के लिए, PIA के जहाज के टिकट लेने के लिए, पार्लियामेंट लॉजेस की मजे लूटने के लिए, पब्लिक अकाउंट कमेटी में एक दूसरे की टांग खींचने के लिए, वहां ठीक है। और आज ही सियासी कमेटी PTI ने ऐलान किया है कि हम जुडिशल कमेटी में अपना नाम दे रहे हैं। तो ये क्या है? आप या तो तस्लीम नहीं करो या ये सारी चीजें छोड़ दो। दूसरी बात उसने चीफ जस्टिस की बात की कि चीफ जस्टिस का इंतखाब पार्लियामान करेगा। दुरुस्त कहा रुपड़ी साहब ने, क्या वो DIG करेगा? क्या वो थानेदार करेगा? जो आवाम के वोटों से है वही करेगा। ऐसा नहीं हो सकता है कि जुडिशरी अपने लिए कानून बनाए, मुंसिफ भी खुद, गवाह भी खुद, मुलजिम भी खुद, फैसला भी खुद। ऐसा नहीं चलने वाला। और फिर ऐसे नहीं चलेगा। ऐसा नहीं चलेगा। दूसरी बात ये कि अजहर सिद्दीक साहब को मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अजहर सिद्दीक साहब
अभी मिलिट्री कोर्ट की बात नहीं है, वो कि पीपल्स पार्टी उनकी हिमायत मुझे नहीं पता कि आप करेंगे कि नहीं करेंगे, लेकिन मैं अजहर सिद्दीक साहब से कहूंगा कि जाए जरा तुरबत में किसी बेलिया का या किसी रॉक एजेंट का केस चला के देखा है, जाए वहां जज बन के फैसला करके देखा है, चाहे वहां सरकारी वकील उसको प्रोसीड करके देखा है, चाहे वहां एक गवाह की तरफ से गवाह देकर गए। इसी तरह मैं आपको गुटकी का हवाले दे रहा हूँ, इसी तरह आपको ढेखां का हवाले दे रहा हूँ, इसी तरह आप किस जनूबी पंजाब के इलाकों का हवाले दे रहा हूँ। वो भाई किस ख्वाब में रहते हैं वहां पे, आप तो जा नहीं सकते। चैलेंज करता हूँ कि अजहर सदीक साहब ये केस वहां पे लड़े जो मैंने इलाकों का नाम बताया। अब जारी बात है, आपने इस दहशतगर्दी को खत्म करना है, कुछ तो कुछ करना है। तो ये सारी चीजें, मैं सिर्फ एक बात कहूंगा, अजहर सदीक साहब सीनियर वकील है कि जनाब आर्मी का अपना काम है, जुडिशरी का अपना काम है और पार्लियामेंट का अपना काम है। ये हम और आप या जो भी मुंतखब होके आते हैं, आपको डॉक्टर फिजा आपको मैं बता नहीं सकता हूं कि कल भी दोपहर 4 बजे से लेकर रात 1 बजे कोई 8-10 प्रोग्राम मैंने किए हैं लोगों को। ये हमारा रोज का शेड्यूल है। तो आप मुझे बताओ, एक जज डायरेक्ट मुंतखब होता है, सुबह का चीफ जस्टिस अपने चमचों को, अपनी बांजे भतीजों का नाम लेके और वो जज बनाए थे। माजी में तो ऐसा भी हुआ कि सिंध हाई कोर्ट के एक चीफ जस्टिस ने अपने दामाद की एनरोलमेंट शिफ्ट कराई है सिंध में, फिर बार सेशन खड़ी हो गई है। और इस तरह माजी में 7 सिंध हाई कोर्ट के जज जो ना आपस में कजन थे। और ये भी मैं आपको बता दूं कि जस्टिस मुनीब अख्तर साहब सिंध हाई कोर्ट में 4थे नंबर पे थे और याया अफरीदी साहब चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट थे। उनको नहीं बुलाया, इनको बुलाया था कि ये चीफ जस्टिस बन जाए और 20 दिन बाद याया अफरीदी साहब को लाया। आज आपने मुकाफात अमल देखा, आपने देखा कि जो इंसाफ करने वाला एक ऊपर भी बैठा रहता है। मैं आपको ये दलाल के साथ बात बता रहा हूं, मेरी बात को झूठा है कोई कि आपने सिर्फ मुनीब अख्तर को 20 दिन पहले 4थे दिन, हाँ उसको भी छोड़िए, लाहौर हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस साहबा बैठी हुई है 4थे नंबर पे थी। क्यों पहले नंबर पे क्यों? ये वकील मर गए जो आज टीवी पे चीख रहे, ये इनके मुंह पे ताले लगे उस वक्त कि 4थे नंबर पे आपने जज को चीफ जस्टिस क्यों बनाया, पहले नंबर पे क्यों, दूसरे नंबर पे क्यों? और फिर मैं ये कहूंगा कि ये काम अब भी नहीं होगा। मैं आपकी तोसर से और अपनी पार्टी को भी कहूंगा कि आप प्रैक्टिस प्रोसीजर कमेटी जो है ना, इसके अरकान की तादाद 5 कर रहे हैं। लिहाजा मैं ये कहूंगा कि इन दोनों से नहीं चलना है और ये अभी इंतजार में बैठे हुए की जो लाशों पे गुजर के उन्होंने। चलिए जी मंदोखिल से मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद यहीं से कहते हैं, ब्रेक का कहा जा रहा है। तीनों मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं, आपसे मुलाकात होगी शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। नाज़रीन, कादिर मंदोखिल साहब, अजहर सदीक साहब, खुर्रम हमीद रोखड़ी साहब मेरे साथ मौजूद है। तीनों मेहमानों का फिर से बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए, वक्त देने के लिए। रोखड़ी साहब, अदालती मामलात में हमने बात कर ली, 26वीं तरमीम, फिर 27वीं तरमीम क्या होने जा रहा है, चीफ जस्टिस के हवाले से जितनी ये तनकीद की जा रही है, पीटीआई की जानिब से भी जो मौक़िफ़ आ रहा है अजहर सदीक साहब ने दिया। अजहर साहब, मैं इस पर आपका पॉइंट ऑफ व्यू जानूंगी, लेकिन अभी ज़रा मैं खुर्रम हमीद रोखड़ी साहब से इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से जानना चाहूँगी कि अमरीका से 60 अरकान पार्लियामान के बाद अब बरतानिया से जो 20 पार्लियामेंटेरियंस हैं, उनका लेटर, उनका ख़त सामने आ गया है। सब सवाल ये उठा रहे हैं कि बाहर से इतना प्रेशर आ रहा है, लेकिन जो पार्टी पीटीआई है, जिनके वो लीडर हैं, आपके भी पहले वो लीडर थे, फिर आपने पार्टी चेंज की, वो जो पार्टी है वो मुल्क में रहते हुए प्रेशर नहीं डाल पा रही। एहतजाज का कहते हैं, अली मीन गंडापुर साहब 12 अजला की सैर कर आते हैं और पता भी नहीं चलता वो 12 अजला कहाँ थे। और हमेशा एहतजाज का कहा जाता है, लेकिन एहतजाज उस तरह नहीं किया जाता जिस तरह एक प्रेशर के साथ किया जाता है। तो बाहर से लेटर्स आना, अंदर से प्रेशर ना आना, ये क्या स्ट्रैटेजी है? स्ट्रैटेजी यही है कि असल चीज़ खुलती आ रही है। वो है ना कि वक्त जो है वो रिवील कर देता है। वक्त किसी चीज़ को तब्दील नहीं करता, लेकिन उसकी हकीकत को रिवील कर देता है। देखिए इनका जो, और आपको पहले पता चल गया था? हमने तो आपसे 2 साल पहले, उस वक्त जब ये बयानिया इन्होंने शुरू किया, अमरीकी गुलामी नामंजूर, फलानी गुलामी नामंजूर, हमने तो उस वक्त इस चीज़, आज तक हम इस पे कायल हैं और सुरखरू हैं कि देखें इनको ने आमतुन्नास को और पाकिस्तान की पब्लिक को बेवकूफ़ बनाते हुए एक ऐसा डॉक्ट्राइन दिया, एक ऐसी तरफ लगाया। इन्होंने कहा जी अमेरिका हमारा दुश्मन, और खामखा दुश्मन बना लिया। और सबसे ज़्यादा घुटने टेक कर उसके आगे आज मिन्नतें और तरले और उन्हीं के लेटर्स, ओ जी अमेरिका ने ये लेटर लिख दिया, ओ जी यूके ने ये लेटर लिख दिया। तो क्या फ़र्क पड़ गया? क्या कर लेंगे वो लेटर लिख के? हमें उनकी हैसियत क्या है उनके लेटर की हमारे आगे? हमें एक इंडिपेंडेंट, एक मजबूत मुल्क है और एक वक्त इस वक्त मजबूत हाथों में है।
अच्छी पार्लियामान है, सारा सिस्टम ठीक चल रहा है, आप ये क्यों नहीं बताते कि आपने वहां पे लॉबिस्ट हायर किए हुए हैं और आप अरबों रुपया लगा रहे हैं और उन लॉबिस्ट के जरिए आप पाकिस्तान को मिलाइन कर रहे हैं और पाकिस्तान को वहां पर गंदा करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, 100 लेटर और ले आए, जाए सूडान से भी ले आए जाके। भाई क्या हो जाएगा आपके लेटर्स का? ये लेटर्स, अमेरिकन कांग्रेसमैन का लेटर लेना कौन सा बड़ा काम है? उनको एक डिनर देना, उनका तो एक प्रोसीजर मौजूद है, कितने पैसे जमा करो और ये डिनर दो, और फिर लिस्ट निकालें जिन्होंने इनके लिए लेटर निकला है, जो अमेरिकन की है, लिस्ट निकालें जितने कांग्रेसमैन हैं वो किसके साथ हैं, तमाम के तमाम को आपको प्रो इजराइल, तमाम के तमाम आपको प्रो इंडियंस जो कांग्रेसमैन हैं वो आज इनके सिफारिशी हैं, ले आए हैं लेटर और लेटर दे रहे हैं ऐसे जैसे पता नहीं उस लेटर के बाद यहां पर क्या हो जाएगा। तो इनको खुद नहीं समझे क्या है। आखिरी पॉइंट मेरा ये है कि ये पार्टी इधर मौजूदा यहां पर खत्म हो चुकी है, अब आपस में इनकी डेली की लड़ाइयां आप सुनेंगे, इक्तदार की, बहुत सारी चीजों की। अब इनके जो ओवरसीज हैंडलर्स बैठे हुए हैं वो इनको खिला रहे हैं, और उनमें से भी जो पेट्रियट लोग थे, जो अच्छे लोग थे, वो साइड पे हो गए हैं, और इनमें शहबाज गिल टाइप बंदे, उधर जुल्फी बुखारी ने कोई ये उठाया हुआ अपना बेड़ा, वो जिनका किसी तौर पर ना सियासत से कोई ताल्लुक, ना इसके साथ ताल्लुक, वो जातियात या जाती दोस्तियाँ व्हाटएवर है, वहाँ से बैठ के ये चला रहे हैं। कोई लेटर इधर से ले आया, मैं तो कहता हूँ कल अफ्रीकन पार्क वो जो उनकी यूनियन है उनसे भी लेटर ले आएगा, क्या फ़र्क पड़ जाएगा आपके लेटर्स का? पाकिस्तान में कितना बड़ा काम हो गया, आपके पास इतनी बड़ी समिट हुई आफ्टर जुल्फिकार अली भुट्टो, आपने एक बड़ी समिट की और उसकी कामयाबियाँ आपके पास आ रही हैं, रशियंस आपके पास आ रहे हैं, चाइनीज आपके पास आ रहे हैं, आप लेटर लेके फिर रहे हैं कि पाकिस्तान किसी तरीके से, और लेटर्स हैं क्या, रिहाई करा दो उसको रिहा करा लो रिहा, 20 ने फलाने ने लेटर लिख दिया। यानी आप सोचे तो सही कि किन के घुटनों के अंदर ये जाकर बैठ गए और किन के खिलाफ क्या कहते थे, अमेरिकी गुलामी नामंजूर, फलानी गुलामी नामंजूर, हम तो इस पर यही कहेंगे। जी डॉक्टर साहब। अमेरिका तो वाकई वो कैसे दोस्त हो सकता है आपका? आपकी पार्टी ने अमेरिका के खिलाफ खुलकर नारा लगाया, और फिर जो पीटीआई के सपोर्टर्स थे उन्होंने तो अपनी गाड़ियों के पीछे भी लिखवा लिए थे एब्सोल्युटली नॉट, खान साहब की तस्वीर भी थी साथ। तो ये अमेरिका मेहरबान कैसे हो गया पीटीआई? क्या बुनियादी हक के लिए एक हिंदू आवाज उठाएगा, हम खामोश रहेंगे? क्या एक माइनॉरिटी के साथ पाकिस्तान के अंदर जुल्म हो रहा है तो अजहर सिद्दीकी कहेगा कि नहीं ये हिंदुओं के साथ ज्यादती हो रही है, तो क्या अजहर ने कोई जुल्म कर दिया? वो भाई यहाँ ये कौन सी बात हो रही है पाकिस्तान के सालमियत के हवाले से? भाई वो जो अमेरिकन गवर्नमेंट नहीं कर रही सपोर्ट, किसने कहा अमेरिकन गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है? अमेरिकन गवर्नमेंट तो सपोर्ट ही नहीं कर रही। ये तो उसके अंदर पार्लियामेंटेरियन बैठे हैं जो ह्यूमन राइट्स की वायलेशन की बात कर रहे हैं और आर्बिट्रेरी डिटेंशन के हवाले से बात हो रही है। तो भाई ये जाके उनसे पूछे। आप इल्जाम लगा रहे हैं कि पैसे लेके उनको ये कर लिया वो करे, मैं तो लॉबिस्ट की आपके सामने, आपके सबूत सारे सामने आ गए हैं। डॉन ने कह दिया और हमारी साहब जो मरिया लोधी ने इस बारे में कहा है, जरा वो भी सुन लीजिएगा। बात सिर्फ मुख्तसरन करते हैं, आपको जो लेके जाना चाहता हूं। देखिए बात बड़ी वाज़ेह है, बरतानिया के अंदर लोग बैठे हैं, उन्होंने क्या कहा है, हम आगे हमला करके हम बना लेंगे। उन्होंने कहा कि आपके यहाँ बुनियादी हकूक की वायलेशन हो रही है। जी कादिर साहब, आप क्या ऐड करना चाहेंगे? फिर मैं रोकड़ी साहब की तरफ आती हूँ। तो आपने क्या किया? आपने कुछ भी नहीं किया। आप इसी तरह रोते रहे, आप इसी तरह जो ना फरियाद करते रहे, इसी तरह किसी के असरे में रहे कि कोई उकला तहरीक आएगी या उनकी लाशों में से ऑर्डिनेंस पास होगी, 26वीं पास हो गई, 27वीं पास होगी, 28 भी होंगी। जब पार्लियामेंट को इख्तियार है, उनको जरूरत पड़ेगी, पार्लियामेंट जो ना तरामी पास करेंगे, किसी कान से नहीं पूछेंगे हम। ठीक है जी, ठीक है जी। खुरम साहब, अजहर सिद्दीक साहब ने कहा जी नैब ने यूं कर दिया, फलां कर दिया। फेब से इलेक्शन हुआ, आज तक नैब, एंटी करप्शन, तमाम डिपार्टमेंट्स पे आप एक उंगली उठाएं कि गलत हुआ है। शहजाद अकबर का 4 साल निकाल लें, चाहे नैब था, चाहे एंटी करप्शन डिपार्टमेंट था, और शहजाद अकबर की करप्शन और नेक्सिस बनिगाला की करप्शन उठा लें, आप हैरान हो जाएंगी। पाकिस्तान की तारीख में आज तक वो बात नहीं हुई। ये वाला पॉइंट इन पर जाता है, शहजाद अकबर पर, और इन पर जाता है। अपने बच्चे बेहतरीन यूनिवर्सिटीज के अंदर, अपनी बीवियां कमाल के कपड़े पहन रही हैं और कितने कितने का सूट, और हर किस्म की नेमत से जो है वो माला माल। मरेगा कौन? मूसखैल मेरे मियावाली के एक आम गरीब का बच्चा, उधर से कादिर खान मंदोखैल के जोब के इलाके से किसी बच्चे को उछाल के, वो जो जिनकी ख्वाब हैं
जिनको इसके ऊपर मिसमराइज करके अपनी स्टेट के खिलाफ, जो कादिर खान ने बात की, आखिरी में पॉइंट दूंगा, जी जी प्लीज। ये जो कोर्ट्स का था, क्या अजहर सदीक साहब का जो लीडर तो चाहता था, उसने तो जाकर वहां पर इंग्लैंड के अंदर BLA के हक में बातें की। क्या हम अफोर्ड कर सकते हैं कि BLA पाकिस्तान के अंदर जो कुछ कर रही है वो करती रहे? हम ये कहते हैं कि आज तहरीके इंसाफ BLA की सपोर्टर है। हम ये कहते हैं कि आज पाकिस्तान तहरीके इंसाफ हर उस एंटायर स्टेट दहशतगर्द तंजीम कि जो पाकिस्तान को तोड़ने की साजिशें कर रहे हैं, दुश्मन ममालिक की प्रॉक्सीज़ों के, PTI उनकी सपोर्टर है। और आप नोट कर लें कि ये बाहर ममालिक में जब भी कोई एहतजाज कर रहे होंगे, ये तमाम दहशतगर्दों की तंजीमें और ये इकट्ठे होकर खड़े होंगे, चाहे यूनाइटेड नेशन के बाहर खड़े हों, चाहे ये कर रहे हो नॉर्वे में कहीं खड़े हों, चाहे जहां पे भी खड़े हों। आज ये एंटी स्टेट खुल कर आ गए हैं। हमें ये बताएं कि क्यों ये कर रहे हैं, इसकी वजह तो ये बताएं ना कौम को। बस हमारा ये पॉइंट है। अजहर साहब जी वजह बता दें एक तो। जी 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 अजहर साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? अब समझिएगा बात को, कौम को शऊर आ गया है। अब ये जो हांगते थे ना भेड़ बकरियों की तरह बैठकर, हमें बताया था पार्लियामान में आज तक आम आदमी के हवाले से क्या काम हुआ है वो बता दे कोई भी। क्या आपको पता है? आपको तो पता नहीं है। 26वीं तरमीम की वजह से पता है आपको क्या हो गया? रोटी सस्ती हो गई है, पेट्रोल इतना बह गया है कि लगता है अगले 100 सालों तक मुफ्त मिलेगा। डॉलर की इतनी रेल पे लोग, आपको अंदाजा ही नहीं है। हम तो ऐसे बैठे मजाक करते फिर रहे हैं। और आम आदमी के लिए, कानून के लिए, आजकल कराची की सड़कों में मोबाइल चोरी नहीं होते, मोटरसाइकिलें चोरी नहीं होती हैं, वो दिन दहाड़े ज्यादती नहीं होती हैं, जुल्म नहीं होता है। कि जो ये हमें सिखा रहे हैं, बैठकर जरा अपना भी माहौल देखें और अपना भी अंदाजा लगाएं कि क्या कर लिया आपने। आप कुछ नहीं कर सके। आप ना सिर्फ नालायक है बल्कि नाकाम तरीन है कि 85 से लेकर आज तक के प्रोजेक्ट में क्या दिया इस मुल्क को। इन्होंने क्या इस मुल्क को निकाल लिया उन गर्दाबों से। हम तो 3.5 साल की हुकूमत थी, उसमें 2.5 साल हम नहीं थे, ये लोग थे हुकूमत के अंदर। इन्होंने 85 से लेकर बातियां बदलकर। अब एक मंदोखेल साहब शायद हमारे साथ नहीं है, कोई टेक्निकल फॉल्ट है, ठीक है। खुरम साहब आप ही फिर जवाब दे दें इन बातों का। नहीं, इनसे पहले अजहर साहब कुछ से पूछा जाए कि आप कौन है? अजहर साहब आप कौन है वो पूछ रहे हैं। आप कह रहे हैं आप वही ना आप अच्छा मैंने कहा शायद आप कह रहे हैं आप कौन है, वो कह रहे हैं आप कह के जिससे मुखातिब हैं। नहीं वो कह रहे हैं आप जिनसे आप कह के मुखातिब हैं। खुरम साहब आप ये पूछना चाह रहे कि आप किनको कह रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ कि अजहर साहब कह रहे थे ना आपकी हुकूमत थी 4 साल। अच्छा मुझे भी लगा आप कह रहे हैं कि आप कौन है। मुझे लगा शायद इस पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहे हैं कि आप सियासत में बाद में आए या पहले वकील हैं। उन्होंने कहा कि हमारी 4 साल की हुकूमत में 2.5 साल आपकी हुकूमत। ये आप कौन है? जी आप कौन है अजहर साहब? मैं क्या कह सकता हूँ, अब वो जवाब ना हो तो फिर यही कहा जाता है ना, जब किसी के पास जवाब ना हो तो फिर यही पहेलियां बुझाई जाती हैं। आप पूछे तो सही, आप एक बात बताएं, आप पूछने का तो हक है ना। अजहर साहब, अजहर भाई खुरम साहब पूछ रहे हैं कि आप कहकर किससे मुखातिब थे? कह रहे एस्टैब्लिशमेंट। सुभान अल्लाह, इमरान खान यानी अपनी बात को कहां ले गए। ये एस्टैब्लिशमेंट के बगैर इमरान खान ना सुबह नाश्ता नहीं करता था, सुबह और रात को आके घर के अंदर घुसता नहीं था। उसी मेरी अजहर साहब से दरखास्त है कि उसी की मैं भी चीज ऐड कर दूं जरा। अजहर भाई वैसे वाकई आप लोग खुद कहते थे कि उस टाइम के जो आर्मी चीफ थे जनरल कमर जावेद बाजवा, तो आप कहते थे हम लोग एक पेज पर है और एक पेज पर होना हुकूमत का और एस्टैब्लिशमेंट का गलत बात नहीं है। आप लोग खुद ये कहते थे ना कि हम एक पेज पर है और जिससे मुखालिफिन बड़ी हसद करते हैं, आप कहते थे। नहीं इससे आगे जाए, मेरा इस पे जवाब ये है, मेरा अजहर साहब को जवाब ये है कि सिर्फ और सिर्फ 4 साल के लिए वो कह रहे हम गलत थे। सुने तो सही ना, गुजारिश तो कर रहे हैं अजहर साहब को, मुझे तब तो आप भी साथ थे ना। जी हम साथ थे, अंदर की कहानी हम साथ थे ना। अजहर साहब खुरम साहब भी तो तब साथ थे ना। जरा अजहर भाई 1 मिनट मुझे मौका दीजिएगा, मैं आपकी तरफ आती हूँ। तब खुरम साहब भी साथ थे ना आपके, बाद में पार्टी छोड़ी थी। जी 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 कि 4 साल कुछ ना करें, सिर्फ इमरान खान बानी तहरीके इंसाफ के जो है कलाम और बड़े बड़े जो दावे हैं एस्टैब्लिशमेंट के बारे में वही सुन लें। एस्टैब्लिशमेंट उस दिन गंदी होना शुरू हुई है, होश आया बच्चे छोटे सारे 74 साल के बाबे को जिस दिन वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के जरिए लीगली बाहर हुआ है और कहते हैं डायरी लेके निकला है। मैंने कहा डायरी लेके नहीं निकला, आखिरी चीज उसने अपने लिए BMW साइन की थी।
यकीन जानिए किसी दिन प्रोग्राम रख लें ये तोशा खाना के ऊपर और गिफ्ट्स के लेन सर देन ये बड़ी खबर दे रहे हैं। एक मिनट दोबारा कहिएगा, अपने पास दोहराइएगा। आखिरी है ना जी, आखिरी डायरी लेकर निकला, आखिरी जो लेटर बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ की बात कर रहे हैं। इंसाफ ने जो आखिरी लेटर साइन किया था वो उसकी बम प्रूफ BMW का किया था जो लेके वो घर गया प्राइम मिनिस्टर हाउस से, ऑन रिकॉर्ड है। लेकिन बातें तो डायरी की हुई। बस जो मर्जी बयानियां बना देना। मेरे कहने का मकसद है अजहर साहब जो कहते हैं ना आज आके ये एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर बड़ी बात कर मैं तो ऑन रिकॉर्ड कहता हूं, आज तक मैंने ऑन रिकॉर्ड बात की है। चाहे ये कह रहे थे ना मैंने आज तक जो तोशा खाना, मैं तो अभी तक बहुत सारी चीजें हैं जो कि हम एक कबायली लिहाज से लिहाज और रिवाज के मुताबिक नहीं करते। छोड़ा क्या गया, यानी बादशाहत के मनसब के ऊपर रहते हुए वो हरकतें हमने देखी, छोड़ा क्या गया। आप आज एस्टेब्लिशमेंट को बुरा कहना शुरू कर दिया है। सबसे बड़े बेनिफिशियरी आप हैं, सबसे बड़े बेनिफिशियरी आप हैं। एस्टेब्लिशमेंट ये एक स्ट्रांग पॉलिटिकल गवर्नमेंट है, पाकिस्तान एस्टेब्लिशमेंट के लिए अव्वलीन है। आप पाकिस्तान के साथ दुरुस्त तरीके से चलें, ये डिमांड है। आपने बाहर निकले हैं, आपने कहा कि इसकी कौम के बच्चों को मरोगे मारोगे, डू और डाई। खूनी इनकलाब, भाई हम इन खूनी इनकलाबों के न कायल हैं, न इस चीज को होने देंगे, ना इस चीज को कभी भी पनपने देंगे। इस किस्म के बयानिए और एंटाई स्टेट साजिश को बच्चे हम ये कहते हैं अपने बच्चे लाओ, अपने बच्चे तमाम ये जो लीडरान साहिबान है अपने बच्चे लाओ और उनका खून बहा दो, कर दो। बच्चा मुझे पता है कौन कौन से बच्चे कैसे तबाह बर्बाद हुए, किन बच्चों को बाहर निकाल के मुल्क के खिलाफ। 9 मई मैंने किया, 9 मई जो वाकयात हैं, जिन बच्चों के खानदान तबाह किए हैं, इनके लीडरान का बच्चे थे, तमाम आम गरीबों के बच्चे। नहीं तो मुझे एक सवाल का जवाब दें, उन 9 मई की जो वीडियोस हैं उनमें वो लड़की क्या नाम था, वो जो एक लड़की सनम, मेरे से पूछे मियावाली का पूछे मियावाली एक मिनट क्या नाम था उस लड़की का, सनम जावेद। वो रिहा कैसे हुई है, बाहर कैसे आ गई? वो वीडियोस में थी ना, 100% नहीं तो कैसे वो बाहर फिर रही है? नहीं होना चाहिए। वो सबको लेकर जा रही थी, वो कोर कमांडर हाउस के बाहर की जो वीडियोस है उसमें वो खातून भी मौजूद थी। आपने ग्लोरीफाई कर दिया, आपने अपने मुल्क के ऊपर हमले को ग्लोरीफाई किया। वैसी जमात मैं हुकूमत वक्त से भी सवाल पूछ रही हूँ ना, अदलिया से भी पूछ रही हूँ कि वो खातून इस टाइम पे बाहर है, वो जो एक और खातून थी, मतलब ये जितने भी लोग मीडिया के सपोर्टर्स थे, यकीन जाने सिर्फ गरीब का बच्चा आवारा करने का काम किया इन्होंने। जुबानी बातें, आलिया हमजा भी बाहर है, मैं तो रिकॉर्ड से आलिया हमजा भी बाहर है हाँ, बाहर है। नहीं ये सनम जावेद आलिया हमजा ये उन वीडियोस में थी या नहीं थी, हाँ या ना? फैशन है। तो अगर वो वीडियो सबूत है, फैशन है। मेरा सबसे सवाल है ना, अगर वो वीडियो सबूत है तो ये खवातीन बाहर क्या कर रही हैं? फैशन है, इसके ऊपर लाइक्स है, फैशन है, हीरो वर्शिप है, बस दैट्स ऑल। सर उनको छोड़ दिया गया। कोई सबूत ही नहीं है इनके पास। सबूत होते तो केस चलते ना। मेरी बात सुने, मैं अजहर सदीक साहब को मैं आपके प्रोग्राम के तौर से दावत देता हूँ, ये मियावाली आ जाए, इनके लीडर का जिला है, इनके लीडर का जिला है ना, मियावाली आ जाए। मैं PF बेस से लेके सेशन कोर्ट के हमले से लेके मूसा खैल और कमर मुशानी के थानों के जलाने से लेके इनको एक एक सबूत दूंगा कि इनकी पार्टी ने ये काम किया, और उसके बाद फिर ये आपके प्रोग्राम में आकर बैठे और कहें कि मेरे पास सबूत नहीं। कैसी बातें कर रहे हैं? सर हुकूमत वक्त से भी सवाल है ना, अदलिया से भी सवाल है। खैर हम तो अदालतों का बड़ा एहतराम करते हैं, लेकिन एक सवाल है ना कि ये खवातीन वीडियोस में आगे थी, ये आजाद हैं, यास्मीन राशिद साहिबा जेल में है, समझ नहीं ना आ रही कि मतलब ये खवातीन बाहर कैसे आ गई, यास्मीन राशिद साहिबा बाहर नहीं आ सकी, फिर सबको या तो अंदर होना चाहिए। यास्मीन राशिद तो एक लीडर है ना, मानते हैं हम, पॉलिटिकल लीडर है, पॉलिटिकल इसका मतलब है जो बच्चे लीडरशिप के पीछे लगे हुए तो सब बाहर आ जाएंगे, तो आए हुए हैं, सब के सब आ जाएंगे तकरीबन हमारे पास तो आए हुए, हम देख रहे हैं, और ये इंसाइट करते हैं, उसको फैशन बनाया हुआ है, और इनकी पार्टी की बका इसी में रह गई है कि अपने मुल्क के खिलाफ। यानी आपके भी ये राय है कि उनको मैनिपुलेट किया गया, कच्चे ज़हनों को इंसाइट किया गया, और वो बेसिकली उतने कसूरवार नहीं थे जितनी लीडरशिप, बच्चे थे ना, जितनी नौजवान बच्चे थे,
ठीक है, उनके साथ खेला यानी गया, बच्चों के लिए आम माफी का ऐलान है। और लेकिन जो लीडरशिप है देखिए जी, उनको नहीं छोड़ा जाएगा। मैं तो बिल्कुल, मैं कहता हूं जो मुजरिम है उसको जब तक आप कैफरे किरदार तक नहीं पहुंचाएंगे, अगले 2 साल बाद फिर कोई ना कोई हरकत होगी। सर, आपका एनालिसिस ये कहता है, आप गहरी नजर रखते हैं खबरों पर, आपका एनालिसिस ये कहता है कि जो बच्चे थे कच्चे ज़हन के थे, जिनको मैनिपुलेट किया गया, जिनके ज़हन साजी की गई, उनके लिए आम माफी है। हाँ, जो कैटेगरी उसमें नहीं आते कि जिन्होंने इंसाइट हुए, चले गए, ग्रेड्स है ना 1, 2 और 3, वो कैसे कैटेगराइज होगा? वो हुए 18 साल से छोटा, 18 साल से बड़ा है, फिर जिसने नुकसान नहीं किया। तो ये आलिया हमजा 18 साल से छोटी है। इसमें तो तबाही ऐसे लोगों ने, सनम बलोच 18 साल से छोटी है। इन लोगों ने तो तबाही। सर, एक मेरिट की बात मैं कर रही हूँ, मैं सबके सामने सवाल रख रही हूँ कि फिर यास्मीन राशिद अगर जेल में है, आपने इन लोगों ने, आलिया हमजा बाहर है, आपको एक बताऊं, इन्होंने अपने मुल्क के ऊपर हमला और अपने मुल्क के साथ दुश्मनी को इन्होंने लीगल कर दिया इनके लोगों के। मैं तो इस हक में हूं कि सानिया मई में जो इन्वॉल्व था उसको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए, एक लाइन अगर हम वो कर देते जाए कि ये रेड लाइन क्रॉस नहीं होगी। मैं भी यही कह रहा हूं। शोहदा के मुजस्मों के साथ जो किया गया, वहां पे जो किया गया, जितनी दिलजारी, सर आप खुद फौज से रिटायर्ड है, मुझे बताया मेजर रिटायर्ड है, मुझे बताएं कि जो कुर्बानियां होती हैं कर्नल शेर खान की यादगार को ये जलाकर दरिया के अंदर फेंक रहे हैं। ये इनकी पूरी तहरीक का निचोड़। साहब जो हैं उनको पकड़े ना, जिन्होंने किया पकड़े। यही सवाल है कि जिनको छोड़ा गया उनको क्यों छोड़ा गया? गलत किया। आप ऑन रिकॉर्ड कह रहे हैं कि गलत किया गया। आलिया हमजा को छोड़ के गलत किया गया, सनम जावेद को छोड़ के गलत किया गया, तैयबा राजा को छोड़ के गलत किया गया, जिसको छोड़ा गया गलत किया गया। भुगत रहे हैं हम आज भी। ठीक है जी, आपका पॉइंट आ गया, पॉइंट टेकन। तमाम मेहमानों का इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल सेम टाइम सेम चैनल की जिंदगी ने वफा की दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह ने के बाद। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।